हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार। स्वामी विवेकानंद के पिछले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन को देखे थे, उनके अर्ली लाइफ को देखे थे और उनके एक्टिविटीज़ को देखे थे। अब चलते हैं इस लेक्चर में हम स्वामी विवेकानंद के फिलॉसफी को समझेंगे। उनके द्वारा दिया गया फिलॉसफी जो है न्यू वेदांता का फिलॉसफी, उस फिलॉसफी को समझेंगे। उनके द्वारा जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट दिया गया उस कंसेप्ट को समझेंगे, नेशनलिज्म के कंसेप्ट को, और फिर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज को समझेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस लेक्चर को। फिलॉसफी ऑफ न्यू वेदांता, स्वामी विवेकानंद का जो फिलॉसफी ऑफ न्यू वेदांता है, यह फिलॉसफी वेदांता के फिलॉसफी से बेस्ड है। और वेदांता का फिलॉसफी उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनका फिलॉसफी था वेदांता का। तो देख समझते हैं कि वेदांता का अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी होता क्या है। तो वेदांता फिलॉसफी के अनुसार, वेदांता के अनुसार, जो गॉड, ईश्वर जो होते हैं वही रियल होते हैं। ईश्वर ही रियल है, वास्तव में ईश्वर ही है। और जो भी बाकी वर्ल्ड जो दुनिया में दिख रहा है सारा चीज, वह रियल नहीं है, इल्यूजन है, भ्रम है। यह रियल वर्ल्ड रियल नहीं है, दुनिया रियल नहीं है। जो दिख रहा है आंखों से वह रियल नहीं है। जो नहीं दिख रहा है, गॉड नहीं दिख रहा है, तो वही गॉड ही रियल है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ गॉड ही वास्तविक है, बाकी जो भी दुनिया में चीज दिख रहा है वास्तविक नहीं है। और उसके अलावा उसके बाद क्या होता है कि जो इंडिविजुअल का जो गोल होता है, एक व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य यही होता है कि मोक्ष प्राप्त करना। एक व्यक्ति का अंतिम इच्छा, अंतिम लक्ष्य यही है कि वो मोक्ष प्राप्त करे। मतलब कि एक जो व्यक्ति का आत्मा होता है, उस आत्मा का मिलन जब ईश्वर में हो जाता है तो वही उसका लक्ष्य होता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। मतलब मोक्ष का तात्पर्य यह है कि सुप्रीम सोल यहाँ पे गॉड को बोला गया है। तो गॉड में मिलने का जो गोल होता है, टारगेट लक्ष्य होता है, वही लक्ष्य एक व्यक्ति का होता है कि जब व्यक्ति एक मरता है तो मरने के बाद उसका जो आत्मा होता है वो ईश्वर में मिल जाता है। और इस तरह से उस ईश्वर में मिलने के बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, लिबरेट हो जाता है। तो यही व्यक्ति का अंतिम इच्छा होता है और अंतिम लक्ष्य भी होता है व्यक्ति का, कि वह अपने आत्मा को ईश्वर के आत्मा में मिला दें इस तरह से। और जब यह ईश्वर के आत्मा में मिल जाता है, ईश्वर में यह आत्मा, उस व्यक्ति का आत्मा ईश्वर में मिल जाता है, तो इसको बोला जाता है मोक्ष। मतलब कि लिबरेशन, वह मोक्ष प्राप्त कर लिया। जो जन्म और मृत्यु का जो एक साइकिल है, उस साइकिल से बाहर निकल गया। तो यह होता है वेदांता का फिलॉसफी है। और इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है स्वामी विवेकानंद का न्यू वेदांता। और यह जो मोक्ष है, यह मोक्ष ट्रू नॉलेज के द्वारा ही अचीव किया जा सकता है। और ट्रू नॉलेज मतलब वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान का मतलब वह है कि ईश्वर, गॉड के बारे में ज्ञान। ईश्वर मतलब आत्मा और परमात्मा के संबंधों के बीच जो संबंध है उसके बारे में ज्ञान, कि आखिर आत्मा का इस परमात्मा से क्या संबंध है, कैसा संबंध है। यही ट्रू नॉलेज है। और इस ट्रू नॉलेज को जो समझ लेता है तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं स्वामी विवेकानंद के फिलॉसफी को। तो स्वामी विवेकानंद का मानना था, स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि जो संन्यास का जो पाथ है, संन्यास का जो रास्ता है, संन्यास के रास्ते से सिर्फ हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो त्याग है, संन्यास और त्याग का जो रास्ता है, घर को त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लो और संन्यास ग्रहण करने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, उनका मानना है। वो कहते हैं, स्वामी विवेकानंद का मानना है कि व्यक्ति अपने ड्यूटी को, अपने जो कर्तव्य है व्यक्ति का, उस कर्तव्य को स्वार्थ विहीन, बिना कोई स्वार्थ के अगर उसको पूरा करता है, इस ड्यूटी को पूरा करता है, तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस तरह से स्वार्थ विहीन ड्यूटी के, कर्तव्यों को निर्वहन करने में वो विश्वास रखते थे। उनका फिलॉसफी इसी पे बेस्ड था। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का जो न्यू वेदांता का फिलॉसफी था वो 3 प्रिंसिपल पे आधारित था। उनका जो न्यू वेदांता का फिलॉसफी था वो 3 प्रिंसिपल पे आधारित था। तो पहला प्रिंसिपल जो था, तो पहला प्रिंसिपल के अनुसार क्या था कि ईश्वर और व्यक्ति के बीच में एक संबंध है। ईश्वर और व्यक्ति के बीच में एक संबंध ऐसा है कि दोनों एक ही है। जो व्यक्ति है वह ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही एक स्मॉल पार्ट है। स्मॉल जो एक छोटा सा अंश है वह ईश्वर का ही है, मनुष्य। तो इस तरह से जब व्यक्ति और ईश्वर के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है, एक व्यक्ति अपने आप को ईश्वर से संबंध स्थापित कर लेता है, जोड़ लेता है संबंध, तो जब ऐसा होता है तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक
सॉलिडेरिटी स्थापित हो जाती है, एक ऐसा वातावरण स्थापित हो जाता है जो कि एकदम शांतिपूर्वक सुकून, ऐसा मतलब लगता है कि हर चीज अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाता है फिर से, और वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस तरह से उनका फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब सेकंड प्रिंसिपल को हम लोग देखते हैं कि सेकंड प्रिंसिपल में वो क्या बोलते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल के अनुसार उनका जो कहना होता है कि जो लाइफ है, लाइफ को लगा दो सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए, इंसानियत की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए। और ऐसा जो मतलब मानवता का जो सेवा है वो सबसे बड़ा सेवा है, और इस सेवा के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम इस जीवन को इस जीवन को संन्यास में तब्दील कर दे, मतलब हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए संन्यास ग्रहण कर ले, घर त्याग दे, सारा कार्य त्याग दे, और इस तरह से संन्यास ग्रहण करके सारे कामों को, सारे दुनियादारी को छोड़ करके और मोक्ष प्राप्त कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। इससे हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संन्यास ग्रहण कर करके हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें सेल्फलेस होना पड़ेगा, मतलब कि निस्वार्थ होना पड़ेगा, और निस्वार्थ भाव से मानवता के लिए, इंसानियत के लिए सेवा करना पड़ेगा। जो गरीब हैं यहाँ पे, जो बेसहारा हैं, उनके लिए काम करना पड़ेगा, और उनके बीच में जा करके उनके समस्याओं को समझ करके, उनकी समस्याओं में भागीदार बन के, उन समस्याओं को दूर करके उनको उन समस्याओं से बाहर निकालना पड़ेगा। और ऐसे में जब ये सब काम करते हैं, ये सब ड्यूटी, अपने ड्यूटी को निस्वार्थपूर्वक जब परफॉर्म हम लोग करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं मोक्ष के नजदीक जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करने के करीब जाते हैं। इस तरह से उनका न्यू वेदांता का दूसरा प्रिंसिपल होता है। अब देखते हैं कि उनका तीसरा प्रिंसिपल क्या है न्यू वेदांता का। तो तीसरे प्रिंसिपल में वो रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं। रिलीजियस टॉलरेंस दैट मीन्स अभी के टर्मोलॉजी में हम लोग इसको बोल सकते हैं सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। उनका मानना होता है कि जो रिलीजन होता है, रिलीजन वह सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। वो किस चीज का माध्यम है? तो वह मोक्ष प्राप्त करने का, लिबरेट होने का, लिबरेशन को अचीव करने का एक माध्यम है। यह मोक्ष प्राप्त करने का एक माध्यम है, और यह माध्यम अलग अलग हो सकता है। यह माध्यम जो है, मोक्ष प्राप्त करने का माध्यम जो है, व्यक्ति के अनुसार वैरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। मतलब कि धर्म अलग अलग हो सकता है, और धर्म जब अलग अलग होता है तो हमें सारे धर्मों को लेकर के टॉलरेंस होना चाहिए, उसके प्रति सहिष्णु होना चाहिए। हमें रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं रखना चाहिए, हमें किसी भी दूसरे धर्म के प्रति कट्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह जो धर्म है, वह धर्म भी मोक्ष प्राप्ति का एक माध्यम है, एक रास्ता है। और उस रास्ते पे जितने लोग चल रहे हैं उनको चलने दें। ऐसा नहीं है कि हम उस धर्म, जो भी दूसरे धर्म के द्वारा जो मोक्ष प्राप्त करने में लगा हुआ है, उसके प्रति अपना कुछ एक नफरत भरा भाव रखें और उसके प्रति एक हेट्रेड फैलाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनका जो थर्ड जो प्रिंसिपल है न्यू वेदांता का, वो रिलीजियस टॉलरेंस अर्थात सेकुलरिज्म पे बेस्ड है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद का न्यू वेदांता का फिलॉसफी है, वह न्यू वेदांता का फिलॉसफी सेवा, त्याग और स्वतंत्रता पे बेस्ड होता है। सर्विस पे, मतलब कि एक गरीब के लिए, दूसरे के लिए, मानवता के लिए सेवा, अपना सर्विस दें, सेक्रीफाइस करें, त्याग करें, अपने स्वार्थों का त्याग कर दें। अपने अंदर जो स्वार्थ है, लालच है, उस लालच को त्याग करके मानवता के लिए सोचें। और स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति, जो भी स्वतंत्र है, जो भी व्यक्ति है वो स्वतंत्र है अपने अपने पाथ को चुनने के लिए, अपने पाथ पे चलने के लिए, जो भी उनका रिलीजियस पाथ है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसी रास्ते पे और दूसरे लोग चलें, तो ऐसा बात नहीं है। तो इस तरह से न्यू वेदांता का फिलॉसफी जो है वो सर्विस, सेक्रीफाइस और फ्रीडम पे बेस्ड है। अब हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद के नेशनलिज्म के कंसेप्ट को, कि नेशनलिज्म के कंसेप्ट में वो क्या विचार देते हैं। नेशनलिज्म के अनुसार उनका विचार क्या होता है, वो किस तरह के नेशनलिज्म को प्रोपाउंड करते हैं। तो देखते हैं हम लोग नेशनलिज्म के इस कंसेप्ट को। तो स्वामी विवेकानंद को नेशनलिज्म के कंसेप्ट को लेकर के एक, मतलब उनका महत्वपूर्ण नाम आता है नेशनलिज्म के कंसेप्ट को डिराइव करने के मामले में। तो उनका जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस नेशनलिज्म की ओर चला जाता है। मतलब कि उनका जो नेशनलिज्म होता है वो रिलीजन के आधार पर बेस्ड होता है। तो देखते हैं इनके नेशनलिज्म के कंसेप्ट को। तो भारत को एक स्ट्रांग, एक मजबूत और एक आत्मविश्वास भारत के रूप में देखना चाह रहे थे। जब वो थे, जिस समय वो थे, उस समय इंडिया पे अंग्रेजों का शासन था और इंडिया एक बहुत ही वीक कंट्री हो गया था। इंडिया को अंग्रेज शोषित कर रहे थे।
इंडिया को, इतना ज़्यादा अंग्रेज शोषण कर रहे थे इंडिया को कि इंडिया में बहुत सारा कमी, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम समस्याएं थी कि यह इकोनॉमिक रूप से, सोशल रूप से बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। तो स्वामी विवेकानंद का जो एक सपना था, वो सपना यह था कि वह स्ट्रांग इंडिया को, एक आत्मनिर्भर, एक आत्मसम्मानित इंडिया को देखना चाहते थे। और इसके लिए वो चाहते थे कि जब इंडिया सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएगा, जब इंडिया स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, आत्मविश्वास से भर जाएगा यह भारत हमारा देश, तब पूरा दुनिया में वेदांता के जो संदेश है, वेदांता का जो फिलॉसफी, उस वेदांता का फिलॉसफी को पूरा दुनिया में स्प्रेड करेगा। और जब इस दुनिया में स्प्रेड होगा वेदांता के फिलॉसफी को, तो दुनिया का कल्याण हो जाएगा। जब हमारा भारत एक मजबूत भारत बनेगा, जब हमारा भारत एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरा भारत बनेगा, तो यह भारत पूरे दुनिया में वेदांता के जो फिलॉसफी है, उस वेदांता के दर्शन को दुनिया में फैलाएगा। और इस तरह से दुनिया का भी कल्याण हो जाएगा। और दुनिया जो एक आपस में टसल कर रहा है, दुनिया एक दूसरे से लड़ रहा है, दुनिया में जो अशांति है, युद्ध का स्थिति बना रहता है, वह खत्म हो जाएगा और यहाँ पीस स्थापित हो जाएगा पूरा वर्ल्ड भर में। इस तरह से उनका नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो इंडिया से शुरू होता है, इंडिया को स्ट्रांग करने से शुरू होता है। अब आगे देखते हैं, उनका कहना होता है कि भारतीयों को अपने कल्चर को लेकर के, अपने हिस्ट्री को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के कभी भी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। जिस तरह से यहाँ आकर के अंग्रेज हिंदू रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उससे भारतीयों के अंदर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो वो कहते हैं, वो भारतीयों में एक विश्वास पैदा करते हैं और कहते हैं कि अपने संस्कृति को लेकर के, अपने इतिहास को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के कभी भी नकारात्मक और कमजोर विचारों को आने नहीं दे अपने अंदर। अपने हिस्ट्री पे, अपने कल्चर पे, अपने रिलीजन पे एक प्राउड करे, एक उस तरह का फीलिंग लाएं कि हाँ, मेरा जो हिस्ट्री है, मेरा कल्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा वो आत्मसम्मानित है। इस तरह से इंडिया में पुनर्जागरण के लिए, कल्चरल, हिस्टोरिकल और रिलीजियस पुनर्जागरण के लिए वो यंग पीपल को मैसेज करते हैं। यंग पीपल जो थे यहाँ पे, नवयुवक थे, उन नवयुवकों को स्पेशली वो मैसेज करते हैं और कहते हैं कि आप आइए आगे। जो यहाँ के यंग पीपल हैं वो आगे आएँ और वो अपने हिस्ट्री को, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को स्ट्रांग समझें और उस पर प्राउड फील करें। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वे ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स जब से इंडिया को आए, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को एक्सप्लॉइट किए। एक्सप्लॉइट करने के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं किया। यहाँ के लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करवा दिया ब्रिटिशर्स ने। तो इस तरह से ब्रिटिश के खिलाफ वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में वो एक मूवमेंट चला रहे थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे ब्रिटिश रूल को। इस तरह से वो बोलते हैं, उनका मानना होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं, इंडियंस के सेल्फ कॉन्फिडेंस को। वो भारत में गरीबी और कमजोरी को पैदा किए हैं। अंग्रेज जो लोग हैं वो भारत में कमजोरी को पैदा किए हैं, भारत में गरीबी को पैदा किए हैं, गरीबी को बढ़ावा दिए हैं। इस तरह से वे ब्रिटिशर्स को बोलते हैं, अंग्रेज को बोलते हैं कि हमेशा लगातार भारत के अर्थव्यवस्था को शोषित किए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को एक्सप्लॉइट किए हैं और भारत के अर्थव्यवस्था को इतना कमजोर कर दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा कि भारत अभी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका है। यहाँ के लोग भुखमरी के कगार पे हैं, यहाँ के लोगों के पास कोई रोजगार उस तरह का नहीं है, ऐसे बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। इस तरह से वे अंग्रेज को क्रिटिसाइज करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद का मानना होता है कि भारत जो है वो जात के आधार पे, नस्ल के आधार पे, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे और धर्म के आधार पे, इसमें बहुत सारा डिफरेंसेस है, यहाँ बहुत सारा विभिन्नताएं हैं। लेकिन इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी कास्ट, रेस, लैंग्वेज और कल्चर, रिलीजन के आधार पे इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एक चीज यहाँ के इंसान को, यहाँ के लोगों को जोड़ करके रखता है, इस भारत के लोगों को जोड़ करके रखता है। वह क्या है? तो कॉमन रिलीजियस सेंटिमेंट। यहाँ के जो लोगों में कॉमन रिलीजियस सेंटिमेंट है, कॉमन रिलीजन का जो एक सेंटिमेंट है, वो लोगों को जोड़ता है। इस तरह से भारत को एक धर्म के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, हिंदू धर्म के आधार पे अगर बिल्ड करते हैं हम लोग, इसको फिर से इसको एस्टैब्लिश करने का कोशिश करते हैं, स्ट्रांग करने का कोशिश करते हैं, तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और इसे सिर्फ इतने विभिन्नताएं होने के बाद सिर्फ और सिर्फ इसे
धर्म के आधार पर ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कास्ट डिफरेंसेस हैं, इतने सारे कास्ट, इतना लैंग्वेज है, रीजन है, नॉर्थ साउथ, साउथ में अलग भाषा, नॉर्थ में अलग भाषा, उसके बाद हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारा जातियां हैं, उन सारे जातियों में, लेकिन इतना सारा डिफरेंस होने के बावजूद इसमें एक चीज है, रिलीजन। रिलीजन जो है सबको बाउंड कर सकता है, सबको बांध सकता है, सबको एक जगह इकट्ठा कर सकता है, और इसी के आधार पे हम एक नेशन को, स्ट्रांग नेशन को बिल्ड कर सकते हैं और भारत को स्ट्रांग बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एक रिलीजियस नेशनलिज्म के आधार पे भारत को स्ट्रांग बना सकते हैं। इस तरह से वो बोलते हैं, उनका मानना था, वो कहते हैं, मैसेज करते हैं सोसाइटी में कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट नेशनल यूनिटी को कमजोर करता है। जो नेशनल यूनिटी है, राष्ट्रीय जो एकता है, तो उसको कमजोर करता है कौन? कॉन्फ्लिक्ट। समाज में जो स्थित जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक तरह से संघर्ष है समाज में, कैसा संघर्ष? तो अपर क्लास का। जो हिंदू धर्म में बहुत सारा जाति है, जाति का जो टसल है एक दूसरे से, अपर क्लास जो लोअर क्लास है, उस दोनों क्लास में जो टसल है, तो उस टसल के कारण हमारा जो नेशनल यूनिटी होता है वो कमजोर पड़ जाता है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इस टसल को खत्म करना पड़ेगा और अपर कास्ट वाले जितने भी लोग हैं, अपर कास्ट को लोअर कास्ट के साथ आना पड़ेगा और लोअर कास्ट के साथ आकर के उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके साथ होना पड़ेगा। तब हम इस तरह से, जब अपर कास्ट लोअर कास्ट के साथ आएगा साथ में, तो हमारा देश जो होता है वो यूनाइट होगा और स्ट्रांग होगा। इस तरह से आप अपने इंडिया को एक स्ट्रांग नेशन के रूप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं दुनिया के पटल पर। अब हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद के थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म के कंपोनेंट को, कि थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म जो है इनका, उसका कंपोनेंट क्या क्या है। तो यह थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म 4 कंपोनेंट पे बेस्ड है। तो देखते हैं इन चारों को। तो पहला जो चीज़ है, पहला थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म का, उसके अनुसार विवेकानंद का मानना है कि इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी है, बहुत सारा डाइवर्सिटी है इंडिया में। फिर भी डाइवर्सिटी होने के बावजूद एक एकता का भावना है भारतीयों में। बहुत सारा कास्ट के आधार पे, कास्ट में बहुत सारा विभिन्नताएं हैं, क्षेत्र के आधार पे विभिन्नताएं हैं, लैंग्वेज के आधार पे विभिन्नताएं हैं। फिर भी इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी इंडियंस में एक एकता का भावना है कि हम लोग सारे लोग भारतीय हैं, एक हैं, इंडियन हैं। इस तरह से एक पहला कंपोनेंट है। अब दूसरा को देखते हैं, दूसरा में क्या है। तो दूसरा में वो बोलते हैं, उनका कहना है कि जो सॉलिडरिटी का एक फीलिंग है, सॉलिडरिटी का फीलिंग, वो तभी हो सकता है जब हम लोग कास्ट डिफरेंसेस को खत्म कर दें। जो यहाँ जातीय जो विभिन्नताएं हैं, भारत हिंदू धर्म में जो जातीय विभिन्नताएं हैं, उसको खत्म कर देंगे तो एक एकता जो है, एकता वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो मजबूत होगा। अगर एकता को, सॉलिडरिटी को, यहाँ का जो एक माहौल है, उस तरह का एक सॉलिडरिटी का माहौल है, उस माहौल को अगर स्ट्रांग करना है तो कास्ट डिफरेंसेस को खत्म करना होगा, जो जातीय विभिन्नता है उसे खत्म करना होगा। अब हम तीसरा कंपोनेंट को देखते हैं। तो तीसरा कंपोनेंट के अनुसार उनका कहना है कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी भारत में जितने भी धर्म हैं, वो सब, उनका जो लास्ट गोल जो होता है, उनका एक ही गोल है, एक ही गोल है कि मोक्ष को प्राप्त करना। उनका एक ही टीचिंग है। सारे रिलीजन का जो टीचिंग होता है, जो मैसेज होता है, वो एक ही होता है कि समाज में पीस स्थापित करो, शांति को स्थापित करना, अच्छे रास्ते पे चलना, बुरे कर्मों को नहीं करना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। इस तरह से जितने भी रिलीजन है, इनका लगभग गोल एक ही होता है, इनका टारगेट एक ही होता है। तो इस तरह से जब सारे रिलीजन का टारगेट एक ही है, तो फिर हमारा इंडिया जो है, इस इंडिया में किसी भी धर्म को लेकर के उस तरह का एक दोयम दर्जा का नज़रिया नहीं होना चाहिए। हमारे भारत में सारे धर्म को एक समान ट्रीट किया जाना चाहिए। भारतीयों को जितने भी यहाँ पे धर्म हैं, उन सभी धर्मों को लेकर के समान नज़रिया रखना चाहिए, एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक धार्मिक उन्माद एक धर्म को स्पेशली कुछ उस तरह का कह रहे, ये हमारा धर्म नहीं है, इसे हम नहीं मानते हैं, तो हम इसके खिलाफ नफरत फैलाएंगे या इस चीज़ को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। ऐसा ही नहीं होना चाहिए। यह भारत बहुत सारे धर्मों को मिलाकर के बना है, तो यहाँ पे सारे धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। इस तरह से यह तीसरा कंपोनेंट है। अब फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट देखते हैं। तो लास्ट कंपोनेंट में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो नेशनलिज्म का जो एक यहाँ स्पिरिट है,
आत्मा है, जो नेशनल राष्ट्रीय जो एक तरह से फीलिंग जो है, वो यंग पीपल के द्वारा ही इसको विकास किया जा सकता है, यंग पीपल के द्वारा ही इसको बढ़ाया जा सकता है, इसे स्ट्रांग किया जा सकता है। जो राष्ट्रीयता का जो भावना है इंडिया में, उसे जब तक यूथ, स्वामी विवेकानंद यूथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, यूथ का जो एनर्जी होता है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। वो यूथ के एनर्जी के द्वारा ही पूरा इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाह रहे थे, रिफॉर्म लाना चाह रहे थे। तो इसलिए स्पेशली वो यंग पीपल पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो उनका यंग पीपल के द्वारा यंग पीपल के लिए मैसेज होता है कि नेशनल स्पिरिट, जो राष्ट्रीय भावना है, उसको बढ़ाने के लिए यंग पीपल को आगे आना पड़ेगा, और वही बढ़ा सकते हैं इस राष्ट्रीय भावना को, और भारत को स्ट्रांग कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग स्वामी विवेकानंद के कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद का थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। थ्योरी ऑफ सोशल चेंज के अनुसार स्वामी विवेकानंद का क्या एक थॉट रहा है। तो स्वामी विवेकानंद वो चाहते थे, उनका कोशिश रहा था कि जो हमारा भारत है, इस भारत का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, मतलब कि इसका जो डेवलपमेंट हो वो हर मोर्चे पे हो, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं इसका विकास हो। इसका विकास सोशल डायमेंशन में भी हो, पॉलिटिकल डायमेंशन में भी हो, और रिलीजियस डायमेंशन में या स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी हो, इस तरह से इकोनॉमिक डायमेंशन में भी हो इसका डेवलपमेंट। इस तरह से इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में वो कार्यरत, वो प्रयासरत थे। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, सारा तरह का डेवलपमेंट। इस तरह से वो यहाँ के लोगों में ओवरऑल डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ के लोगों में जो पॉवर्टी था उसको दूर करना चाह रहे थे। यहाँ के लोगों के अंदर बहुत सारा, यहाँ इंडिया में जो भी समस्याएं थी उसको दूर करना चाह रहे थे। तो इस तरह से वो थ्योरी ऑफ सोशल चेंज एक लाते हैं, कंसेप्ट लाते हैं थ्योरी ऑफ सोशल चेंज का। इस थ्योरी ऑफ सोशल चेंज को थ्योरी ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है, या फिर साइकिल थ्योरी ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? विवेकानंद के इस थ्योरी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, या फिर साइकिल थ्योरी ऑफ हिस्ट्री एंड सोशल चेंज। तो हम देखते हैं इस थ्योरी के अनुसार स्वामी विवेकानंद क्या बताना चाहते हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार वो कहते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज है, ह्यूमन डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज, वो फर्स्ट स्टेज में जो रूल होगा वो ब्राह्मणों का रूल होगा, और यह हो चुका था। जो ह्यूमन डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज था वो खत्म हो चुका था, और इस फर्स्ट फेज में, ह्यूमन डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज में ब्राह्मणों का रूल था, ब्राह्मणों का शासन था, जो कि खत्म हो चुका था। इस तरह से वो कहते हैं, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सेकेंड जो स्टेज है, सेकेंड जो फेज है ह्यूमन डेवलपमेंट का, वह क्षत्रिय के द्वारा रूल किया गया है। सेकेंड जो फेज है, सेकेंड जो स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो क्षत्रिय के द्वारा रूल किया गया, और ये भी खत्म हो चुका है, ये भी बीत चुका है। इस तरह से दो स्टेज, ह्यूमन डेवलपमेंट का दो स्टेज अब तक खत्म हो चुका है। अब तीसरे स्टेज पे आते हैं, और तीसरे स्टेज के बारे में बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो थर्ड स्टेज है, थर्ड फेज है, वो रूल किया गया वैश्य के द्वारा। वैश्य मतलब ट्रेडर्स। और इस तरह से वो कहते हैं कि जो थर्ड स्टेज है वो ब्रिटिशर्स को डिनोट करता है, ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ जो ब्रिटिशर्स आए थे सर्वप्रथम, यहाँ जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स आए थे, तो वो मर्चेंट के रूप में ही आए थे, वो ट्रेडर्स के ही रूप में आए थे, वो ट्रेड करने ही आए थे, लेकिन ट्रेड करने आए और फिर यहाँ रूल करने लगे। तो वो भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट के थर्ड स्टेज को वो ब्रिटिश रूल के अनुसार वो रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रिटिश रूल को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो थर्ड जो डेवलपमेंट का स्टेज रहा है, फेज रहा है, वो वैश्य अर्थात कि ट्रेडर्स के द्वारा किया गया। और यह ट्रेडर्स कौन थे? तो ब्रिटिशर्स थे। अब उनका जो लास्ट स्टेज है और फोर्थ स्टेज है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का फोर्थ स्टेज है, वो होगा, उस फोर्थ स्टेज में जो रूल होगा वो शूद्रों के द्वारा होगा। इस ह्यूमन डेवलपमेंट का जो फोर्थ स्टेज है, उस फोर्थ स्टेज में जो रूल, शासन जो होगा वो शूद्रों के द्वारा होगा। और यह जो लास्ट स्टेज है, जब यह लास्ट स्टेज एस्टैब्लिश होगा, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट एक ओवरऑल डेवलप्ड हो जाएगा। हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो एक इंडिया है, वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा जब इनका रूल स्थापित होगा। तब जब शूद्रों का रूल स्थापित होगा तो हमारा जो इंडिया है ओवरऑल डेवलप्ड हो जाएगा, ओवरऑल डेवलप्ड हो जाएगा। और उसके अलावा जब इन शूद्रों का जब रूल होगा फोर्थ स्टेज में, ह्यूमन डेवलपमेंट के फोर्थ स्टेज में जब इन शूद्रों का जब रूल होगा, तो इनका जो रूल होगा वो एक अलग टाइप का रूल होगा। इनका जो रूल होगा वो एक अलग, ये स्पेशल क्वालिटी का रूल करेंगे। और यह जो स्पेशल क्वालिटी होगा, इनके अंदर जो स्पेशल जो मेरिट होगा रूल करने का, वो मेरिट
न तो ब्राह्मण के द्वारा किए गए रूल से इन्फ्लुएंस्ड होगा, न क्षत्रिय के द्वारा किए गए रूल से इन्फ्लुएंस्ड होगा, और न ही वैश्य के द्वारा जो किया गया रूल है उस रूल से इन्फ्लुएंस्ड होगा। इनका एक अपना एक एक्सपीरियंस होगा रूल करने का, इनका एक अपना वर्जन होगा रूल करने का। इस तरह से इनका जो रूल करने का एक मेथड होगा वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होगा। क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि जो शूद्र हैं वो हर जब हर लोगों का, मतलब ब्राह्मण से लेकर के वैश्य तक का जब रूल रहा उसमें वो शोषित रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ है। तो वो सिटीजन के हर एक समस्या को समझ सकते हैं अच्छे से, उनके अंदर एक फीलिंग है समझने का कि ये समस्याएं बेसिक, एक छोटा से छोटा समस्या किस तरह के एक सिटीजन के सामने आता है। तो इस तरह से वो बहुत सारे समस्याओं को झेल चुके हैं शूद्र, इसलिए उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस के आधार पर ही रूल करेंगे। तो इस तरह से वो उनका जो रूल होगा एक अच्छा क्वालिटी का रूल होगा। और इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 स्टेज में 4 वर्णों का रूल होगा। जो हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, हिंदू धर्म में 4 वर्ण, उन चारों वर्णों के अनुसार रूल होगा। और जब चौथा वर्ण जो शूद्र वर्ण आता है, जो लास्ट स्टेज में आता है, मतलब एक तरह से कास्ट हायरार्की में, हिंदू धर्म में कास्ट हायरार्की में शूद्र सबसे नीचे आता है। तो जब सबसे नीचे वाला का एक तरह से समझिए कि जो हाशिए पे है उसका जब रूल स्थापित हो जाएगा तो हमारा ये जो सोसाइटी है वो डेवलप्ड हो जाएगा, और यह ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे अंतिम स्टेज होगा। इस तरह से हम लोग स्वामी विवेकानंद के थ्योरी ऑफ सोशल चेंज देखते हैं। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद के लिखे गए बुक्स को। तो उनके द्वारा लिखा गया जो बुक्स था वो इस प्रकार है, देखते हैं। पहला कर्म योगा, कर्म योगा जिसको कि हम लोग कर्मयोग बोलते हैं, 1896 ईस्वी में लिखते हैं। उसके बाद दूसरा उनका बुक होता है राजयोग, राजयोग 1896 में इसको भी लिखते हैं। उसके बाद वेदांता फिलॉसफी, तो वेदांता फिलॉसफी को भी 1896 ईस्वी में लिखते हैं। उसके बाद वो बुक लिखते हैं लेक्चर्स ऑन कोलंबो टू अल्मोरा, 1987 में लिखते हैं। अब उनका 4 बुक और है जो कि उनके मरणोपरांत, मृत्यु के बाद पब्लिश होता है। तो पहला बुक है एड्रेसेस ऑन भक्ति योगा, 1902 ईस्वी में लिखते हैं। और एक है भक्ति योगा, सिर्फ भक्ति योगा, 1902 ईस्वी में इसको भी लिखते हैं। उसके बाद उनका 3rd बुक है मरणोपरांत जो पब्लिश हुआ है वो द ईस्ट एंड वेस्ट, 1902 ईस्वी में ही इसे भी पब्लिश किया गया। और उसके बाद है इंस्पायर्ड टॉक्स, इसे 1907 ईस्वी में पब्लिश किया गया है। ये 4 बुक उनके मरने के बाद मरणोपरांत पब्लिश किया गया है। इस तरह से हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के ओवरऑल फिलॉसफी को हम लोग समझ चुके हैं। अब चलते हैं, अब इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।